हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट चंदन कुमार आपके समक्ष लेके आया हूँ मीटर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, ये खासकर उन बच्चों के लिए प्रायोजित है जो बच्चे अपनी तैयारी को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं और चाहते हैं कि मीटर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। तो इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं रियल टाइम में और रियल एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो लेट अस फोकस ऑन द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ मीटर सैंपल पेपर। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है। मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल पे। ठीक है, ये देखिए बेटा, पहला सवाल क्या कह रहा है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है ये टॉपिक, ये सवाल। तो क्या कह रहा है पहला सवाल, द मेटेलिक कैप प्रोवाइडेड एट द वन एंड ऑफ अ ड्राई सेल इज। ऑप्शंस आर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, स्विच, स्प्रिंग। हिंदी में इसका अनुवाद है, शुष्क सेल के एक सिरे पर धातु की टोपी लगी होती है। ये किसको दर्शा रही होती है। ठीक है, बेसिकली ये किसको दर्शा रही होती है। जो मेटेलिक कैप किसी ड्राई सेल या शुष्क सेल के ऊपर जो लगा होता है वो किसको इंडिकेट कर रहा होता है। तो हमें भली भांति मालूम है कि भाई साहब, अगर इसको हम कहते हैं अपना ड्राई सेल, मान लेते भाई ये हमारा ड्राई सेल है, जो पेंसिल बैटरी अपने घरों में यूज करते हैं। उसके ऊपर वाले सिरे पे, एक सिरे पे ऐसा एक कैप लगा होता है, मेटेलिक कैप लगा होता है। तो ये मेटेलिक कैप जो है ये दर्शाता है पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये जो होता है, जो दूसरा एंड हो जाता है इसका, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि ये पॉजिटिव कैप किसको दर्शाएगा, ये मेटेलिक कैप किसको दर्शाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल को। तो इस क्वेश्चन के लिए इस पर्याप्त या सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। ये आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड सवाल है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अपने घर में भी आप ड्राई सेल यूज करते हैं, है ना। टीवी के रिमोट्स में यूज करते हैं, एसी के रिमोट में यूज करते हैं, घड़ियों में यूज करते हैं, वॉल क्लॉक्स जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है ड्राई सेल। तो उन सब में आपने नोटिस किया होगा इस चीज को कि हर सेल के ऊपर एक मेटेलिक कैप लगा हुआ होता है, और वो बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए बेटा, दूसरा सवाल ये भी करंट पे ही आधारित सवाल है। देखो क्या कह रहा है, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 5 मिलीसेकंड, द करंट विल बी। ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद है, एक तार से 5 कूलम का आवेश प्रवाहित होने पर 5 मिलीसेकंड में धारा होगी। ठीक है, अब ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल करंट पे आधारित। तो हमें ये ज्ञात है, करंट का जो सूत्र होता है, करंट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई करंट का फॉर्मूला। तो करंट का फॉर्मूला हमारा होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज एंड T इज इक्वल टू टाइम। तो Q किसको संबोधित करता है, चार्ज को, और T किसको संबोधित करता है, टाइम को। अब यहां देखो जरा, गिवन क्या है अपने पास, गिवन Q का मान दिया हुआ है कितना बेटा, 5 कूलम, और टाइम दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड। अब मिली सेकेंड है तो इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 का पावर -3 सेकंड। मिल किसको दर्शाता है, 10 का पावर -3 को दर्शाता है। अब ये दोनों डेटा हमको दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू 5 कूलम अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3 हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। इसी कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 का पावर 3 एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1000 एम्पियर। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमको दिया हुआ है 1000 एम्पियर। यानी कि इस क्वेश्चन का उपयुक्त आंसर जो होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1000 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अपना रुख करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। फिर से ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित सवाल। देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ इट इज अ गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट देन द कोर मस्ट बी। ऑप्शंस आर वुड, प्लास्टिक, सॉफ्ट आयरन एंड रबर। हिंदी में इसका अनुवाद है, दिए गए चित्र में यदि यह एक अच्छा विद्युत चुंबक है तो कोर को होना चाहिए, या कोर का होना चाहिए, कोर क्या किसका बना होना चाहिए,
लकड़ी का, प्लास्टिक का, नरम लोहे का या रबर का। तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि भाई साहब एक अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो कोर होता है वो किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। किसका बना होता है बेटा? सॉफ्ट आयरन का। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा। ठीक है, तो एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी बन सकता है जब आप सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करेंगे एज कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं अपना। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ये भी करंट पे ही आधारित सवाल है। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, नन ऑफ दीज। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज है सुरक्षा उपकरण, विद्युत उपकरण, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो हम ये अच्छे से जानते हैं फ्यूज हम कहाँ यूज करते हैं अपने घरों में। क्यों यूज करते हैं फ्यूज को? कि कभी अगर पावर सर्ज बहुत ज्यादा हो जाए, करंट का मान बहुत ज्यादा, एक्सेसिव करंट अगर ड्रॉ किया जाने लगे सर्किट से, तो फ्यूज वायर क्या होता है? मेल्ट कर जाता है। और फ्यूज वायर मेल्ट करके हमारे जितने भी उपकरण होते हैं उनको खराब होने से बचाता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? एक सुरक्षा उपकरण का, यानी कि ये हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो फ्यूज को कैसे यूज करते हैं हम? एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस और सुरक्षा उपकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। सवाल नंबर 5, ये भी करंट पे आधारित सवाल है। देखिए जरा क्या कह रहा है भाई। इफ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड ऑन ड्राई हेयर द कॉम्ब विल अक्वायर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, विल रिमेन न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। सूखे बालों पर प्लास्टिक की कंघी रगड़ने से कंघी ग्रहण करता है धनात्मक चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, निरावेशित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट आप सभी ने अपने स्कूल में, घर में परफॉर्म किया होगा कि एक प्लास्टिक का स्केल लेते हैं या जो फाइबर वाले स्केल आते हैं हमारे, उनको हमने बालों पे ऐसे रब करते हैं और बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर फिराते हैं, तो बिट्स ऑफ पेपर उससे आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं जाकर के, है ना। तो ये बेसिकली चार्जिंग की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो जब हम ड्राई हेयर को रब करते हैं कॉम्ब के अगेंस्ट, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है और इस प्रक्रिया के दौरान दोनों बॉडीज में से एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, इस पे बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं भाई ड्राई हेयर और कॉम्ब के कॉम्बिनेशन की, हमने एक पेयर सेलेक्ट किया ड्राई हेयर और कॉम्ब। ठीक है, तो यदि हम एक प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर के अगेंस्ट रब करेंगे तो ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस पे हो जाएगा? कॉम्ब पे। एज अ रिजल्ट कॉम्ब के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। ड्राई हेयर से चार्ज निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो ड्राई हेयर पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर कम हो रही है ड्राई हेयर पे, इसका मतलब ड्राई हेयर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस प्रक्रिया में जब हम ड्राई हेयर के अगेंस्ट प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हैं तो ड्राई हेयर पे चार्ज हो जाता है पॉजिटिव और प्लास्टिक कॉम्ब पे चार्ज हो जाता है नेगेटिव। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि कॉम्ब कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज। कॉम्ब कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज या फिर ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। ये देखो बेटा हीट पे आधारित सवाल है ना। क्या कह रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज लोअर फिक्स्ड पॉइंट एट 0। ठीक है, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से किस पैमाने का न्यूनतम नियत बिंदु 0 पर है? केल्विन स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का, सेल्सियस स्केल का, या ये सभी का? अब अगर मैं बात करता हूं लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट की, ठीक, तो केल्विन स्केल के लिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है बेटा वो होता है कितना? 273 केल्विन। और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होगा ये होगा भाई साहब 373 केल्विन। ठीक उसी तरह सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो सेल्सियस स्केल के लिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहीं फ़ारेनहाइट स्केल में बात करेंगे तो इसके लिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो होता है भाई साहब 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ
कि हमें जिस उत्तर की तलाश है वो कौन है, सेल्सियस स्केल, क्योंकि सेल्सियस स्केल में ही हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एक सेकेंड, ये 212 होता है, ये डिफरेंस इनका 180 हो जाता है। ये अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो भाई हमारी जो तलाश है वो किसके संबंधित है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 होने के संबंधित। तो वो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी, सेल्सियस स्केल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं भाई। ये देखिए 7 नंबर सवाल, ये भी देखो अभी उसी पे आधारित है। जस्ट अभी हमने बात की थी लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट की। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमसे, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल इज। जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल पे वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, मीन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हिंदी में इसका अनुवाद देखते हैं। सेल्सियस पैमाने पर न्यूनतम स्थिर बिंदु है, बर्फ का गलनांक, पानी का क्वथनांक, पारा का गलनांक, पानी के गलनांक और क्वथनांक का माध्य। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, लोअर फिक्स्ड पॉइंट माने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, बर्फ का गलनांक। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम, प्रश्न संख्या 8। ये भी हीट पे आधारित सवाल है, देखो जरा क्या कह रहा है। स्टेनलेस स्टील pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be copper bottom makes the pan more durable. Such pans appear colorful. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel. Copper is easier to clean than the stainless steel. ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद देखते हैं। स्टेनलेस स्टील के पैन आमतौर पर तांबे की पेंदी के साथ प्रदान किए जाते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि, पहला ऑप्शन, तांबे की पेंदी पैन को अधिक टिकाऊ बनाता है, ऐसे पैन रंगीन दिखाई देते हैं, स्टेनलेस स्टील की तुलना में तांबा ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, स्टेनलेस स्टील की तुलना में तांबे को साफ करना आसान है। ठीक है, अब क्योंकि बेटा हम हीट से संबंधित बातें कर रहे हैं तो हमारा सारा का सारा ध्येय जो होगा वो किस पे आधारित होगा, हीट के बेहतर कंडक्शन पे आधारित होगा। राइट, तो अगर मैं स्टेनलेस स्टील पैन की बात करता हूं तो स्टेनलेस स्टील पैन का जो पेंदा होता है, जिसको तला हम बोलते हैं, है ना, वो किससे जुड़ा होता है, कॉपर से। क्यों भाई, क्योंकि कॉपर एक ज्यादा अच्छा कंडक्टर है एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। तो अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो ना ही इसका प्रयोग हम करते हैं इसको ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए, ना ही इसको कलरफुल बनाने के लिए, ना ही इसको सुंदर दिखने के लिए, और ना ही साफ सफाई से संबंधित है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कॉपर एक अच्छा संवाहक है ऊष्मा का, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं एज बेस ऑफ और बॉटम ऑफ स्टेनलेस स्टील पैन्स। ठीक है, तो इससे सीख करके हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, प्रश्न संख्या 9। ये भी देखो हीट पे आधारित सवाल है। क्या कह रहा है भाई, पहेली एंड बूझो मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर। पहेली फाउंड्स हर्स टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बूझो रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला, पहेली हैज अ हायर बॉडी टेम्परेचर देन बूझो, पहेली हैज अ लोअर बॉडी टेम्परेचर देन बूझो, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। हिंदी में जरा इसका रूपांतरण देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली ने उसका तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और बूझो ने 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक होता है, पहेली के शरीर का तापमान बूझो से कम होता है, दोनों का शरीर का तापमान सामान्य होता है, दोनों बुखार से पीड़ित हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सवाल है ये इंटर कन्वर्जन ऑफ टू स्केल्स पे आधारित है। किस पे आधारित है, इंटर कन्वर्जन ऑफ टू स्केल्स पे। ठीक है, अब जरा ध्यानपूर्वक देखो इसको कैसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हमें ये पता है कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कंपेयर करना हो तो रिलेशन क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, तो देख लेते भाई, अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू 37 है तो F में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नाउ C की वैल्यू दे रखी है हमको 37, तो 37/5 इज इक्वल टू F-32/9।
तो यहां से देख तो बेटा ये कितना आ जाएगा 37 इंटू 9/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब यहां से देखो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो डिवाइड करेंगे तो 37/5 विल बी इक्वल टू 7.4। कितना हो जाएगा 7.4। ठीक है, तो अगर ये 7.4 होता है तो अब ये 7.4 इंटू 9, तो 9 4 जा 36 का 6, हाथ में कितना बच गया हमारे पास 3, 9 7 जा 63 और 3 66, तो दिस कम्स आउट टू बी 66.6 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब यहां से देखो F कितना आ जाएगा बेटा फिर 66.6 प्लस 32, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कम्स आउट टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है वही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी दोनों तापमान, दोनों एक ही तापमान को अंकित कर रहे हैं, दोनों एक ही तापमान को निर्देशित कर रहे हैं, दोनों एक ही तापमान को दर्शा रहे हैं, लेकिन स्केल्स अलग अलग होने के कारण उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। इसका मतलब बूझो और पहेली दोनों का तापमान क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है। तो बूझो और पहेली दोनों का तापमान क्या होगा यहाँ पे, सेम। तो इसके लिए हम ऑप्शन ढूंढेंगे बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दोनों का बॉडी टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल सामान्य है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। 10वां सवाल ये भी हीट पे आधारित है। देखो क्या बोल रहा है भाई, बाई मेटेलिक स्ट्रिप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, इक्वल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, बोथ ए एंड बी। ठीक है, पट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, पट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठोसों का असमान प्रसार, ठोसों का असमान संकुंचन, ठोसों का समान प्रसार, ए और बी दोनों। ठीक है, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई, तो देखो बायोमेटालिक स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें क्या होंगे ना, जैसे दो स्ट्रिप्स लेते हैं अपन, ऐसे दो स्ट्रिप्स ले लिए, मान लेते भाई एक कॉपर का है और एक एल्यूमिनियम का है। ये किसका ले लिया हमने, कॉपर का, ये किसका ले लिया, एल्यूमिनियम का। ठीक है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, उनको एक साथ हमने जोड़ दिया। अब जब इनको हीट दी जाएगी तो क्योंकि कॉपर का और एल्यूमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है दोनों का, तो दोनों अनइक्वल अमाउंट से एक्सपैंड करेंगे। तो अनइक्वल अमाउंट से एक्सपैंड करेंगे तो हो सकता है भाई कि ये बेंड कर जाए। क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा कुछ इस तरह से, मतलब कोई एक ज्यादा एक्सपैंड करेगा, कोई एक कम एक्सपैंड करेगा। ठीक है, यानी अनइक्वल एक्सपेंशन हो रहा है किसका, सॉलिड का। कब, जब इसको हीट दिया जाए तो। ठीक उसी तरह जब इसको कूल किया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो भी कैसा होगा, अनइक्वल होगा। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, द अबव ग्राफ शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, in oscillatory motion, in uniform motion, in uniform acceleration। निम्नलिखित ग्राफ को देखें, उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि वस्तु विराम में है, दोलन गति में है, एक समान गति में है, एक समान त्वरण में है। अब जरा ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है, तो ये ग्राफ दिखाया गया बेटा हमको किसमें, डिस्टेंस और टाइम में। अब देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग, टाइम अक्ष के लॉन्ग टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, मतलब दूरी नहीं बदल रही है। जो t इज इक्वल टू 0 पे दूरी थी वही दूरी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी दिख रही है अपने को, वही दूरी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी दिख रही है, वही दूरी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे भी दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि समय में बदलाव तो हो रहा है लेकिन बॉडी के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जो उसका इनिशियल पोजीशन था वही अभी तक काबिज है, वही कायम है समय के बदलने के बावजूद। ऐसा तभी संभव है जब ऑब्जेक्ट किस अवस्था में होगा, विराम की अवस्था में होगा। यानी ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। तो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम की अवस्था में होगा ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, ये 11वें सवाल का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को रुख करते हैं अपना, 12वें सवाल पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है भाई 12वां सवाल, अ जेट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस आर
10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड। एक जेट 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या है? मतलब बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है। अब इसके लिए भाई कन्वर्जन रेशियो का हमको पता होना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है भाई, तुमको अच्छे से पता है भाई, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है भाई, 180 किलोमीटर पर आवर, तो 180 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 5/18 इंटू 180 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं 18 से 180 को काटूं तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, और 5 गुना 10 कितना हो जाएगा बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर होगा 50 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 मीटर पर सेकेंड नाम का कोई ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। बड़ा ही आसान सा सवाल था, मोशन और टाइम पे आधारित ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं अपना। ये देखिए बेटा 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 13 नंबर सवाल, एन एथलीट रन्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 56 मीटर with a speed of 22 मीटर पर सेकेंड, then the time taken by athlete to complete 4 rounds is। ठीक है, हिंदी में एक एथलीट 56 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार ट्रैक पर 22 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है, तो एथलीट द्वारा 4 चक्कर पूरा करने में लिया गया समय है। ऑप्शन आर 32 सेकेंड, 40 सेकेंड, 8 सेकेंड, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब भाई साहब एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है उसको, वो हमें पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर 1 राउंड, पहले एक राउंड की बात करते हैं, फॉर 1 राउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 2πr। तो अगर हमको 56 मीटर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 28 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2π इंटू 28 मीटर। तो टाइम क्या लगेगा बेटा, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 28 अपॉन स्पीड क्या दे रखी है अपने को, 22 मीटर पर सेकेंड, तो 22 यहां रख दिया। अब ये देखो 22 से 22 कट जाएगा, 7 से ये 4 बार में चला जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो एक राउंड लगाने में इसको कितना समय लग रहा है, 8 सेकेंड। कितने राउंड चाहिए अपने को, 4 राउंड, तो फॉर 4 राउंड्स टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी के बराबर, यानी कि 4 इंटू 8 यानी कि 32 सेकेंड। तो 32 सेकेंड लगेंगे 4 चक्कर लगाने में। कहीं ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 32 सेकेंड। बड़ा ही आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे आइए, 14 नंबर सवाल। ये भी देखिए मोशन एंड टाइम पे आधारित सवाल। देखो क्या कह रहा है भाई, एन ऑब्जेक्ट मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस यानी कि ये हमको क्या दे रखा है, स्पीड v1। इफ एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो v एवरेज दे रखा है कितना भाई, 3 मीटर पर सेकेंड। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जिस स्पीड से ट्रेवल करेगा वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो एक वस्तु कुल दूरी के पहले आधे भाग को 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है। यदि वस्तु की औसत गति 3 मीटर पर सेकेंड है, तो शेष दूरी तय करते समय वस्तु की गति डैश मीटर पर सेकेंड है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा सूत्र होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लेते हैं भाई कि 2 आधी दूरी की बात कर रहा है, तो ये दूरी भी ले लेते कितनी, x, और ये दूरी भी ले लेते कितनी, x। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x। अब सूत्र पे आ जाते हैं, तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी x प्लस x अपॉन टोटल टाइम। तो पहला x डिस्टेंस तय किया किस स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको लिख देते हैं x बटा 3 प्लस दूसरा वो हमें फाइंड करना है, तो इसको लिख देते हैं x बटा v। अब देखो यहां से हमें इसको हल करना है, तो v एवरेज हमको दे रखा है कितना बेटा, 3। तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम, जैसे मान लेते हैं कि इसको अगर मैं लिख देता यहां से, इसको v1 इसको v2 लिख देते अगर,
इसको अगर मैं लिख देता V1, इसको लिख देता V2, तो ये हल करने पे आ जाता हमारे पास 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2 आता ना। अब यहां से देखो मेरे को V एवरेज दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 बराबर 2 गुना V2 अपॉन 2 प्लस V2, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो तो यहाँ पे 6 प्लस 3V2 इज इक्वल टू 4V2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3V2 को उधर लेके जाएंगे तो 6 इज इक्वल टू V2, तो V2 का मान कितना आ जाएगा 6, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 मीटर पर सेकंड। शेष दूरी को किस गति से तय करेगा 6 मीटर पर सेकंड। बड़ा ही आसान सा सवाल था। उन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है जिन्होंने इस तरह के सवालों का अनुभव पहले नहीं किया है, ठीक है। तो इस वीडियो सॉल्यूशन से हमारा यही माध्यम है बेटा कि आप इन तरह के सवालों से परिचित हो जाएं, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। आखिरी सवाल हमारा 15 नंबर, ठीक है। ये भी लगता है एवरेज स्पीड पे आधारित है। अरे ये तो बड़ा आसान है, बढ़िया है, वही सेम पीछे वाले फॉर्मूले पे आधारित है सवाल। A vehicle travels a long straight path between two places. It travels first half of distance with speed of 72 km per hour and the remaining distance with speed of 36 km per hour. Then average velocity of the vehicle is dash meter per second. एक वाहन दो स्थानों के बीच सीधे पथ में यात्रा करता है। यह दूरी का पहला आधा भाग 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से तय करता है और शेष दूरी के 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से तय करता है, ठीक है। तो वाहन का औसत वेग डैश मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। अब देखिए जरा इसको कैसे हल करेंगे, क्या क्या जानकारी हमको दे रखी है। तो V1 दिया हुआ बेटा हमको कितना, V1 दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में तब्दील करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और V2 दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो यदि इसको मैं मीटर पर सेकंड में तब्दील करूंगा, कन्वर्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हमको फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा भाई 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 गुना 20 गुना 10 बटा 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा भाई साहब, तो 40 गुना 10 400 बटे 30। तो एक जीरो से जीरो हटा दिया हमने, कितना आ गया भाई 40 बटे 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 13.3333, ये रेकरिंग वाला चला जाएगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके वैल्यू कितना होना चाहिए 13.3 मीटर पर सेकंड। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी होनी चाहिए 13.3 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं जरा पीछे ऑप्शन में ऐसा कोई दिया हुआ है क्या। पहला ऑप्शन 11.3 नहीं होगा, दूसरा 13.3, यही हमारा उत्तर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमने ये 15 सवाल फिजिक्स के डिस्कस किए और आशा करता हूं कि इससे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आइडिया मिलेगा। तो अपनी तैयारी को इसी पैमाने पे आप करें ताकि आप मीटर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मीटर एग्जामिनेशंस। थैंक यू ऑल।